इतिहास तो दोहराया गया। अब अडवाणी जी को बनना था, बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा मैं उस बैठक में नहीं बात जाऊंगा। सारे वोट मिले सरदार पटेल को, 0 वोट मिला नेहरू को। इसके एक एक चीज का वर्णन है, कैसे इशारा किया गया कि विड्रॉ कर लो, और ऐसी अज्ञानी बात करे। कौन ज्ञान की बात कर रहा, कौन ये लाल टोपी काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लगती है कि नहीं लगती? काला किस लिए होता है जो आप लोग काली टोपी लगाते हैं? लाल तो रूस और चीन की भयंकर खूनी संघर्ष। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके दोनों प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक। सुधांशु जी हमेशा इतिहास की बात करते हैं, नेहरू जी की, गांधी जी की 1947 की, पर अपने देश के मुखिया की बात कभी नहीं करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये बार बार चिल्लाते थे चैनलों पे कि भाई नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और इन्होंने जो हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे गुजरात को उनको अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कहना कि मैं समझता हूं इतिहास तो दोहराया गया, आपने भी सरदार पटेल, इतिहास तो दोहराया गया। अब अडवाणी जी को बनना था, बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं, अडवाणी जी को नहीं बनना था। अडवाणी जी नरेंद्र मोदी कैंपेन चीफ भी थे। मैं बता रहा हूं भाई, कैंडिडेट वो कैंपेन चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वही भी थे। भाई मोदी जी के आने से पहले, अमीर जी मोदी जी के आने से पहले कैंडिडेट वही थे। इस भारतीय जनता पार्टी को वही उभार के लाए थे, लेकिन अपने अब नहीं बन पाना, तो फिर ये तो एक इतिहास दोहराया गया ना, फिर इतिहास दोहराया गया। इतिहास देखिए, अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जगदीश भाई, थोड़ी सी जानकारी अपनी पार्टी के बारे में रख लिया करिए, मैं अपनी और आपकी दोनों का बताता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के ऊपर निर्णय हुआ 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। मैं स्वयं उपस्थित था, राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो मोदी जी ने कहा मैं उस बैठक में नहीं बात जाऊंगा। तो मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कार्यालय में बैठाना हमारी ही जिम्मेदारी, ड्यूटी लगाई गई थी, और सारा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था। शाम 6:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ, यह था उनका। और जिस तरीके से नेहरू बने थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत तय किया गया कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस के सारे प्रदेश कमेटियों से बुलाया गया डिटेल। 1 वोट पट्टाभी रमैया को और 1 वोट कृपलानी को मिला, और सारे वोट मिले सरदार पटेल को, 0 वोट मिला नेहरू को। इसका उल्लेख है आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में। उसके बाद अध्यक्ष रहे कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में। अरे एक एक चीज का वर्णन है, कैसे इशारा किया गया कि विड्रॉ कर लो। और उस समय के बहुत बड़े पत्रकार दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में। और 0 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष, और 2 सितंबर 46 को उसी के तहत वेवल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। थोड़ी जानकारी लेके तथ्यों के आधार पर बोले तो मेरे विचार से ज्यादा बेहतर रहेगा। सुधांशु भाई से यह अनुरोध करूंगा कि आज अमीश भाई के कार्यक्रम में जो भी बता रहे थे, मोदी जी को हम रिसीव करके हमने अध्यक्ष के कमरे में बिठाया, तो उस समय जो आपकी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश ठीक है सुनील यू मेड योर पॉइंट। सुनील जी यू मेड योर पॉइंट। ज्ञानी वाली बात पर सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब। अगर सुनील भाई आप भी भद्रता से डिबेट करते हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक एक डेट कोट की है कि 47 के बाद 49 तक आर्मी चीफ, 54 तक एयरफोर्स चीफ, 58 तक नेवी चीफ, 73 तक अमर जवान ज्योति में सिर्फ अंग्रेजों के सैनिकों के नाम, 68 तक वो साहब, 97 तक कोई, मतलब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि साहब एकदम ऐसी अज्ञानी बात करे। कौन ज्ञान की बात कर रहा, कौन अज्ञानी? मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मगर अज्ञान की बात कौन कर रहा, कौन गुमराह, या जानते क्या ज्ञानी आप भी हैं, मगर क्या बताएं जो टोपी आपके ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये लाल, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी नहीं हो पा रहा है। क्या बताएं, ये जो लाल सलाम वालों ने दिमाग के ऊपर ऐसी लाल वो भर दी है कि जिस कारण से भारत की वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत की स्टेट के विरुद्ध सुनील यादव देना चाहिए। सुनील यादव शॉर्ट कमेंट 40 सेकंड। सुनील यादव, हमने इमरजेंसी में भी नहीं कहा कि स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, ये लाल टोपी काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लगती है कि नहीं लगती? आपको भी लगती होगी। काली टोपी कोई टोपी होती है? काला कोई प्रतीक होता है? लाल प्रतीक तो कम से कम क्रांति का होता है, विरोध का होता है, सम्मान दिलाने का होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का होता है। काला किस लिए होता है? जो आप लोग काली टोपी लगाते हैं, आपके नेता काली टोपी लगाते हैं। मैं टोपी पे बहस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कम से कम काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लाल टोपी है। जो काली टोपी के लिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कह रहे थे, और लाल टोपी दोनों का बताता हूं। ये लाल टोपी जानते किसका? विदेशी क्रांतियों का प्रतीक है।
जहां खून खराबा करके सत्ता का परिवर्तन होता और आज तक देख रहे हैं भारत में क्रांति का प्रतीक भगवा रंग है, जो आत्म बलिदान और आत्मोत्सर्ग का प्रतीक है, जिसके लिए भगत सिंह ने बोला था मोरा रंग दे बसंती चोला, जिसके लिए कहा गया था जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भाई वो लाल नहीं थी, लाल तो रूस और चीन की भयंकर खूनी संघर्ष, जिसमें अपने ही करोड़ों करोड़ लोगों को मरवा दिया, चाहे स्टालिन ने, माओ ने, पोल पोट ने, चाउसेस्कू ने। खैर अब आते हैं वर्तमान स्थिति के ऊपर। वो लाल और नीली छोड़ दीजिए, काली टोपी ने क्या काम किया आपको बताता हूं। इस देश में दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती, जो काली टोपी पहनने वाले आरएसएस के लोगों का। अब सुनिए, ट्राइबल एरियाज में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? वनवासी कल्याण आश्रम। वो कौन है? वो काली टोपी पहनने वाला आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के लोगों का। एक अकेला संस्थान जिसके 30,000 स्कूल है, विद्या भारती, 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर, वो आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ, कंबाइंड यूनियन ज्यादा होगी लेफ्टिस्ट की, वो आरएसएस के लोगों का। भारतीय किसान संघ आरएसएस के लोगों का। और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके दोनों प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक। तो अभी काली टोपी को दिमाग में, मन में कालिख रख के मत देखिए, ईमानदारी से देखिए तो दिखाई पड़ेगा।